अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 जो कि है परप्यूरियम, और जो कि हम पढ़ेंगे गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक एंड टीचर से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परप्यूरियम होता क्या है। ये क्या है कि डिलीवरी के बाद मीन्स कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के बाद, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर उसके कंप्लीट होने के बाद जो पीरियड होता है हमारे पास 6 वीक का। ठीक है, 6 वीक का जो पीरियड होता है उसे हम कहते हैं कि ये जो पीरियड है परप्यूरियम का पीरियड है। ठीक है, और अगर कोई वुमेन है उसमें मेडिकल प्रॉब्लम्स पहले से हैं, मीन्स कि एंटीनेटल पीरियड में उसे हम प्री क्लैम्शिया वगैरह या कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, तो उसमें जो अर्ली परप्यूरियम का जो पीरियड होता है वो बहुत डेंजरस होता है, क्रिटिकल होता है। ठीक है, अर्ली परप्यूरियम का पीरियड उसके लिए क्या होता है, डेंजरस होता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस की, कौन कौन से चेंजेस जो हैं इस पीरियड में आती हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले क्या है कि यूट्राइन इन्वोल्यूशन होनी होती है। यूट्राइन इन्वोल्यूशन, जैसे कि हमें पता है कि यूट्रस का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है, लेकिन अब डिलीवरी के बाद थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की कंप्लीशन के बाद यूट्रस ने क्या होता है, इन्वोल्यूट होना होता है। मीन्स के जो 1 किलोग्राम की जो यूट्रस थी उसने इन्वोल्यूट होकर 100 ग्राम्स में बन जाना है। ठीक है, और जब डिलीवरी के बाद क्या होता है कि हमें यूट्रस जो है कहाँ पर 4 सेंटीमीटर बिलो द अम्बलाइकस फील होती है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर बिलो अम्बलाइकस, ये डिलीवरी के बाद की बात है। या फिर हम अगर कह लें कि अगर 12 सेंटीमीटर अबव द प्यूबिक सिम्फिसिस। ठीक है, 12 सेंटीमीटर अबव द प्यूबिक सिम्फिसिस। लेकिन 2 वीक्स के बाद क्या होती है कि ये हमें पैल्पेबल नहीं होती है अबव द सिम्फिसिस प्यूबिस से। ठीक है, ये हमारे पास अर्ली जो पोस्ट नेटल पीरियड, पोस्ट पार्टम पीरियड है उसमें फील होती है, लेकिन 2 वीक्स के बाद हमें ये प्यूबिक सिम्फिसिस से ऊपर ये पैल्पेट नहीं होती। ठीक है, और ये इसमें क्या इन्वोल्यूशन में क्या हो रहा होता है कि बेसिकली मसल जो है वो उसका सेल्स जो हैं वो डिमिनिश हो रहे होते हैं। मसल्स का जो सेल साइज़ है वो मसल्स का सेल साइज़ कम हो रहा होता है, बेसिकली उनका जो नंबर है वो कम नहीं हो रहा होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो एक्सेस जो प्रोटीन है वो ऑटोलाइज हो रही होती है। जो एक्सेस प्रोटीन बनी होती है ना, एक्सेस प्रोटीन्स वो क्या हो जाती हैं, उनकी हो जाती है ऑटोलाइसिस। ठीक है, ऑटोलाइसिस। तो इसकी वजह से जो प्रोटीन जो है, इसके बाद जो ये जो है हमारे पास अमाइनो एसिड वगैरह अब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में। ठीक है, अब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड में, और जो एक्स्ट्रा हैं वो क्या है, रिलीज़ हो जाएंगे, एक्सक्रीट हो जाएंगे यूरिन के थ्रू। ठीक है, एक्सक्रीट हो जाएंगे यूरिन के थ्रू। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो रही होती है, यूट्राइन इन्वोल्यूशन हो रही होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि साइंस कौन कौन से होते हैं डिलेड इन्वोल्यूशन के। अगर हमारे पास इन्वोल्यूशन डिले हो गई है तो हमें कैसे पता चलेगा कि डिलेड इन्वोल्यूशन के साइंस कौन कौन से हैं। ठीक है, साइंस कौन कौन से हैं, उसमें क्या है कि फुल ब्लैडर हो जाए। ठीक है, फुल ब्लैडर, या फिर क्या है कि लोडेड रेक्टम हो, लोडेड रेक्टम हो, फिर भी यूट्राइन की इन्वोल्यूशन जो है वो डिले हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि आरपीसीज हो, मीन्स के रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ प्लेसेंटा हूँ, आरपीसीज रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन या प्लेसेंटा। ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन। इसके अलावा क्या है कि फाइब्रॉइड्स हूँ। ठीक है, फाइब्रॉइड्स हूँ, या फिर क्या है कि ब्रॉड लिगामेंट का हीमाटोमा हो जाए, ब्रॉड लिगामेंट हीमाटोमा। तो उसमें भी क्या होता है कि जो यूट्रस की इन्वोल्यूशन है वो डिलेड हो जाती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जेनिटल ट्रैक्ट में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। जेनिटल ट्रैक्ट में, ठीक है, जेनिटल ट्रैक्ट में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस है उसमें क्या होता है कि यूट्रस जो है वो फ्लेबी हो जाती है, सर्विक्स जो है वो फ्लेबी हो जाती है। लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस, लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस, और साथ में क्या है सर्विक्स, ये क्या हो जाती हैं, फ्लैबी हो जाती हैं। ठीक है, ये क्या है, फ्लैबी हो जाती हैं। इसके अलावा क्या है कि इसमें स्मॉल लेसरेशंस वगैरह होती हैं। ठीक है, और जब फर्स्ट फ्यू डेज़ होते हैं तो इसमें 2 फिंगर्स जो है एडमिट हो सकती हैं सर्विक्स में। ठीक है, 2 फिंगर्स, और इसके बाद क्या है कि ओनली 1 फिंगर भी मुश्किल से होती है। और 2 वीक्स के बाद क्या है, 2 वीक्स के बाद क्या होता है, पोस्टमार्टम में 2 वीक्स के बाद क्या होता है कि ये जो इंटरनल ऑस है वो तो कम्प्लीटली क्लोज हो जाता है। ठीक है, इंटरनल ऑस क्लोज हो जाता है, इंटरनल ऑस क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और जो एक्सटर्नल ऑस है वो परमानेंटली ओपन रहेगा, एक्सटर्नल ओस जो है वो ओपन रहेगा। ठीक है, ओपन रहेगा, और उसकी शेप जो है वो फनल शेप बन जाएगा। ठीक है, इसकी ओपनिंग जो है वो फनल शेप होगी। ठीक है, फनल शेप ओपनिंग किस में होती है, पैरस वुमेन में, मीन्स कि जिसकी एक डिलीवरी हो चुकी हो तो उसमें क्या होती है, फनल शेप एक्सटर्नल ओस हो जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लोकिया की। ठीक है, लोकिया क्या होता है, तो ये यहाँ पर क्या है कि ब्लड स्टेन जो यूट्राइन डिस्चार्ज होता है जिसमें ब्लड और नेक्रोटिक डेसिडुआ होता है उसे हम कहते हैं कि ये लोकिया है। ठीक है, इसमें क्या है, ब्लड स्टेन्ड यूट्राइन डिस्चार्ज, ब्लड स्टेन्ड यूट्राइन डिस्चार्ज, यूट्राइन डिस्चार्ज। ठीक है, इसकी बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं,
इसमें लोकिया रबरा होता है, ठीक है। और क्या है, लोकिया सिरोजा होता है, सिरोजा। और थर्ड पे क्या है कि लोकिया अल्बा होता है, ठीक है। जो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो होता है वो होता है लोकिया रबरा। इसमें क्या होता है कि इसका जो कलर है वो रेड कलर का होता है, ठीक है, फर्स्ट फ्यू डेज़ ऑफ डिलीवरी में, ठीक है। ये रेड कलर में होता है और ये फर्स्ट फ्यू डेज़ आफ्टर डिलीवरी होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो एंडोमेट्रियम जो है वो फॉर्म हो रही होती है, जिसमें चेंजेस आ रही होती है, तो उसमें जो लोकिया का कलर है वो पिंक हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि लोकिया सिरोजा है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि येलोइश वाइट डिस्चार्ज होता है, येलोइश वाइट डिस्चार्ज, येलोइश वाइट डिस्चार्ज होता है, जिसे हम कहते हैं कि ये लोकिया एल्बा है, ठीक है, लोकिया एल्बा। तो ये बेसिकली हमारे पास लोकिया होता है। लोकिया होता क्या है कि ये ब्लड स्टेन यूट्राइन डिस्चार्ज होता है, जिसमें ब्लड और नेक्रोटिक डेसिडा होता है। इसके हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, लोकिया रबरा, लोकिया सिरोजा और एल्बा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि रिकवरी आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेरिनियल पेन की। पेरिनियल पेन जो कि 80% ऑफ वुमेन जो हैं वो फर्स्ट 3 डेज़ में, 80% ऑफ वुमेन को पहले 3 दिनों में पेन फील होता है, ठीक है, 3 डेज़ में। और 1/4 फीमेल को क्या होता है कि 10 डेज़ में 10 डेज़ तक पेन जो है वो फील होता रहता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। एक हमारे पास होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल और सेकंड होता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होगा हमारे पास, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसमें हम क्या देते हैं बेसिकली कि लोकल कूलिंग करते हैं विद क्रस्ट आइस के साथ, ठीक है, क्रस्ट आइस के साथ, या फिर क्या है कि विच हेज़ल के साथ, या फिर टैप वाटर के साथ, ठीक है। टैप वाटर के साथ हम क्या करते हैं, लोकल कूलिंग पैदा करते हैं, ठीक है। और सेकंड हमारे पास क्या है कि फार्माकोलॉजिकल, इसे कैसे ट्रीट करेंगे फार्माकोलॉजिकली, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है कि 5% हम देंगे लिग्नोकेन देंगे, मीन्स के टॉपिकल एनेस्थेटिक्स देंगे 5% लिग्नोकेन, ठीक है, लिग्नोकेन। इसके अलावा क्या है कि रेगुलर पैरासिटामोल देंगे, पैरासिटामोल। और क्या है कि हम डिक्लोफिनेक भी दे सकते हैं, ठीक है, डिक्लोफिनेक ये हम ओरली भी दे सकते हैं और रेक्टली भी दे सकते हैं। तो ये है बेसिकली हमारे पास पेरिनियल पेन के हम उसे कैसे ट्रीट करेंगे। नॉन फार्माकोलॉजिकली भी है और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसमें फर्दर क्या है कि अगर कोई भी पेशेंट जो है परप्यूरियम के पीरियड में अगर उसे क्या है कि उसे हमने पहले कहना है कि वो क्लीन करे उसे, ठीक है, सैनिटरी पैड्स वगैरह यूज़ करे रेगुलरली, ठीक है, सैनिटरी पैड्स यूज़ करें। और अगर उसमें कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह हो गई है, लाइक रेडनेस है, पेन, स्वेलिंग है, रेडनेस, पेन वगैरह है और स्वेलिंग है और साथ में उसे फीवर भी है, तो फिर हमने क्या करना है कि उसको ट्रीट करना है एंटीबायोटिक्स वगैरह दे के, मीन्स के ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे, क्योंकि इसमें बैक्टीरियल कंटेमिनेशन भी हो सकती है, ठीक है, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो सकती है। इसको ट्रीट करने के लिए हमने क्या करना है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देनी है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि अगर हमारे पास कोई पेशेंट आई है, उसमें जो रिपेयर हमने पेरिनियल टेयर्स किए थे वो अगर ओपन हो गए हैं, ठीक है, जो हम ओपनिंग हो गई है, ओपनिंग ऑफ रिपेयर्ड पेरिनियल टेयर्स की, मतलब हम पेरिनियल टेयर्स थे उनको हमने रिपेयर किया लेकिन वो फिर क्या है कि ओपन हो गए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आइडेंटिफाई करता है कि इसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, सेकेंडरी इन्फेक्शन को ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है, ठीक है, सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम इन्फेक्शन को ट्रीट करें, उसके बाद हम ये जो है पेरिनियल टेयर्स जो ओपन हो गए थे उन्हें दोबारा से स्टिचेस करें, ठीक है। अगर हम इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करेंगे और पेरिनियल टेयर्स को दोबारा स्टिच कर देंगे तो इससे जो प्रॉब्लम है वो एग्रीवेट हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ब्लैडर फंक्शन की, ठीक है, ब्लैडर फंक्शन की, ब्लैडर में क्या चेंजेस आती हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि वॉइडिंग में डिफ़िकल्टी होती है और ओवर डिस्टेंशन हो जाती है, ये एक कॉमन चीज़ है, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, वॉइडिंग में डिफ़िकल्टी होगी, वॉइडिंग डिफ़िकल्टी, और साथ में क्या है ओवर डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर, ओवर डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर। लेकिन अगर हमने एपिड्यूरल या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया यूज़ किया, ठीक है, एपिड्यूरल या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया यूज़ किया, तो ब्लैडर जो है वो 8 आवर्स तक जो है वो हाइपोसेंसिटाइज रहता है, मीन्स उसमें ओवर डिस्टेंशन होती रहती है और इस 8 घंटे में क्या है कि 1 लीटर यूरिन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, 1 लीटर यूरिन। और अगर इस 1 लीटर यूरिन को अगर हम एक्सक्रीट नहीं करेंगे तो क्या है ओवर डिस्टेंशन हो जाएगी और ये जो हमारे डेट्रोजर मसल है वो भी क्या है हाइपो कॉन्ट्रैक्टाइल हो जाएगा। डेट्रोजर मसल जो है वो क्या है हाइपो कॉन्ट्रैक्टाइल हो जाएगा, हाइपो कॉन्ट्रैक्टाइल। तो इस तरह प्रॉब्लम एक ज़्यादा हो सकती है, तो इसका ट्रीटमेंट यही है कि कैथेटर वगैरह यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। 12 आवर्स तक क्या है कि यूरिनरी कैथेटर यूज़ करनी चाहिए, यूरिनरी कैथेटर यूज़ करनी चाहिए 12 आवर्स तक, ठीक है, अगर कोई एपिड्यूरल या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया यूज़ करता है, ठीक है।
और ये मोस्टली जो है डिलीवरी के बाद ये जो हमारे पास ब्लैडर ओवर डिस्टेंशन किस वजह से हो रही होती है, क्योंकि डिलीवरी से पहले जो हम फ्लूइड ओवरलोड करते हैं पेशेंट में, ठीक है, फ्लूइड ओवरलोड करते हैं, उसकी वजह से भी ज़्यादा हो जाती है, यूरिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन वगैरह देते हैं, उसके अभी क्या है कि एंटी डायूरेटिक इफेक्ट होता है, ठीक है, एंटी डायूरेटिक इफेक्ट होता है ऑक्सीटोसिन का, ठीक है। उसकी वजह से भी यूरिन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा क्या है कि इंक्रीज पोस्टपार्टम डायूरेसिस, इंक्रीज पोस्टपार्टम डायूरेसिस, इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा कि यूरिन की प्रोडक्शन जो ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा क्या है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं वो फ्लूइड इंटेक भी ज़्यादा ले रही होती हैं, फ्लूइड इंटेक जो है वो ज़्यादा हो जाता है, फ्लूइड इंटेक ज़्यादा होता है कि इसमें ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में, तो उसकी वजह से भी यूरिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो यही वजह है कि अगर एपिड्यूरल या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया वगैरह लगाया है तो उसके लिए मस्ट है कि यूरिनरी कैथेटर यूज़ किए जाएँ। अगर यूरिनरी कैथेटर नहीं लगाएंगे तो ब्लैडर जो है वो ओवर डिस्टेंशन हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फर्दर बाउल फंक्शन की, ठीक है। बाउल फंक्शन में क्या चेंजेस आ रही होती हैं, बाउल फंक्शन, ठीक है। इसमें क्या है कि मोस्टली जो है कॉन्स्टिपेशन के साथ पेशेंट्स आते हैं, ठीक है। इसमें कॉन्स्टिपेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इसको एडवाइस करनी चाहिए कि पेशेंट्स को फ्लूइड इंटेक ज़्यादा करे, फाइबर्स इंटेक ज़्यादा करे, ठीक है। इसके लिए क्या है फ्लूइड इंटेक ज़्यादा करे और क्या है कि फाइबर्स इंटेक ज़्यादा करें, फाइबर्स इंटेक ज़्यादा करें, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या करते हैं कि फॉर 2 वीक्स के लिए हम पेशेंट्स को देते हैं क्या कि लैक्टुलोज देते हैं और इसबगोल हस्क देते हैं, ठीक है। लैक्टुलोज प्लस इसबगोल हस्क देते हैं, ठीक है। और क्या है कि या फिर मिथाइल सेलुलोज देते हैं, ठीक है, मिथाइल सेलुलोज, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन वगैरह ना हो, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो फिर जो हमने रिपेयर के लिए स्टिचेस वगैरह लगाए हैं वो भी उसके भी ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रिकवरी आफ्टर सी सेक्शन के बाद रिकवरी कैसे होती है। सी सेक्शन, इसकी जो सबसे बड़ी जो कॉम्प्लिकेशन है सी सेक्शन की, मीन्स के जो इसके एडवर्स इफेक्ट समझ लें या फिर इसमें जो हमारे पास रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं कॉम्प्लिकेशन, उसमें इन्फेक्शन है, ठीक है। सी सेक्शन में इन्फेक्शन हो जाता है, एनीमिया हो जाता है और क्या है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, ठीक है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, ये 3 जो हैं कंडीशन, इनका जो रिस्क है वो ज़्यादा हो जाता है आफ्टर सी सेक्शन के बाद, ठीक है। अगर हमारे पास कोई पेशेंट आया है पोस्टमार्टम में, उसमें अनीमिया क्या है कि अगर मोर देन 7 ग्राम पर DL उसका हीमोग्लोबिन है तो फिर हम उसे क्या करेंगे ओरल आयरन टैबलेट देंगे, ठीक है, ओरल आयरन टैबलेट देंगे। बट अगर स्वेयर एनीमिया है फिर हमने क्या करना है कि उसके लिए हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है कि अगर हम थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की बात करें तो अगर इसमें क्या एब्डोमिनल सर्जरी हो रही होती है, प्री ऑपरेटिव जो बेड रेस्ट है और फिजियोलॉजिकल चेंजेस वगैरह के बाद और उसके बाद फिर सी सेक्शन होने के बाद क्या है कि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का चांस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का चांस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा अगर जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है उसमें, ठीक है, ओबेसिटी है, मल्टीपल प्रेगनेंसी वगैरह है, तो उसकी वजह से भी क्या है कि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अब हम 1 to 6 वीक्स तक क्या है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन दे दें, ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट क्या है पेशेंट को हेपरिन दे दें, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पोस्टनेटल विजिट्स की। पोस्टनेटल विजिट्स क्या हैं कि जो यूके में तो मोस्टली क्या होता है कि 6 आवर के अंदर 6 घंटे के अंदर अंदर अगर वो अनकम्युनिकेटेड प्रेगनेंसी थी, अनकम्युनिकेटेड डिलीवरी थी तो 6 घंटे के बाद उससे पेशेंट्स को घर भेज देते हैं। लेकिन उसके लिए ये है कि कोई भी मिडवाइफ जो है वो 10 डेज़ के लिए डेली विज़िट करे, ठीक है, 10 डेज़ के लिए उस विज़िट करे और साथ में उसमें पूछे कि ब्लैडर और बाउल फंक्शन के बारे में, ठीक है, बाउल और ब्लैडर फंक्शन के बारे में पूछे, ठीक है, क्वेश्चन वगैरह उससे पूछे और क्या है फटीग के बारे में और हेडेक वगैरह के बारे में, ठीक है, फटीग और हेडेक वगैरह के बारे में क्वेश्चन करे, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि पोस्टमार्टम में क्या है एंटी-डी का इंजेक्शन देंगे, वो भी उन एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, एंटी-रिसस-डी इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे। ये तब देंगे कि जब मदर जो है एंटी-डी नेगेटिव है बट उसने जो बेबी पैदा किया है उसमें क्या है कि वो एंटी-डी पॉजिटिव है, तो उसमें क्या है कि एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन लाजमी देने होते हैं पोस्टमार्टम पीरियड में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कंडीशंस की। अगर हमारे पास कोई साइन एंड सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि फ़लाँ कंडीशन है। अगर हम बात करें पोस्टमार्टम हेमरेज की, पोस्टमार्टम
हेमरेज की, तो उसमें साइन और सिम्टम कौन कौन से होंगे? उसमें क्या है कि सडन या परफ्यूज ब्लड लॉस हो जाएगा, ठीक है। हेमरेज है ना, तो इसलिए याद रखें ब्लड लॉस। ब्लड लॉस क्या है? सडन या परफ्यूज है, या फिर क्या है? परसिस्टेंट इंक्रीज ब्लड लॉस, ठीक है। ब्लड लॉस हो गया। इसके बाद क्या है कि शिवरिंग होगी, पेशेंट्स को फेंट हो जाएगी, ठीक है, फेंटनेस, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा है। फिर शिवरिंग हो जाएगी, ठीक है, शिवरिंग। और क्या है कि एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल पेन, ठीक है। और साथ में क्या है कि ऑफेंसिव विजाइनल लॉस हो जाएगा, ठीक है, ऑफेंसिव विजाइनल लॉस, ठीक है, ऑफेंसिव विजाइनल लॉस। इसी तरह अगर इन्फेक्शन के साथ पेशेंट आई है तो उसमें साइन एंड सिम्टम क्या होंगे? इन्फेक्शन में सबसे पहले फीवर होगा उसे, ठीक है, फीवर होगा, शिवरिंग होगी, ठीक है, एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल पेन। और क्या है? ऑफेंसिव ब्लड लॉस हो जाएगा, ठीक है, ऑफेंसिव विजाइनल लॉस, ठीक है। और क्या है कि अगर प्री इक्लेम्शिया के साथ या इक्लेम्शिया के साथ पेशेंट आई है तो उसमें क्या हमारे पास साइन एंड सिम्टम होंगे? प्री इक्लेम्शिया या फिर इक्लेम्शिया, ठीक है, या फिर इक्लेम्शिया। उसमें सिम्टम क्या होंगे? साइन एंड सिम्टम्स उसमें क्या है कि हेडेक होगा, ठीक है, हेडेक होगा। और साथ में क्या है कि विजुअल डिस्टर्बेंस होगी, और क्या है? नोजिया और वॉमिटिंग होगा, ठीक है, विजुअल डिस्टर्बेंस, नोजिया और वॉमिटिंग, नोजिया और वॉमिटिंग होगी, ठीक है। अगर थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के साथ पेशेंट आई है तो उसमें कौन से साइन एंड सिम्टम होंगे? थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, तो उसमें क्या होगा? यूनिलैटरल काफ पेन होगी, ठीक है, यूनिलैटरल काफ पेन, ठीक है। और क्या है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी और चेस्ट पेन होगी, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। और क्या है? साथ में चेस्ट पेन, ठीक है। ये हमारे पास साइन एंड सिम्टम होंगे थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के साथ, और प्री इक्लेम्शिया पीपीएच के साथ, और इन्फेक्शन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरिफेरल डिसऑर्डर्स के बारे में, और वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू।